हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। A very warm hearted welcome to all of you. This side is Abhinav Kumar. And dear, भारत के 12 राज्यों में 12 स्टेट्स में जो ग्राउंड वाटर है उसमें यूरेनियम का कंटेमिनेशन पाया गया और इवन हमारी राष्ट्रीय राजधानी यानी कि हमारी नेशनल कैपिटल में भी यूरेनियम का ग्राउंड वाटर में कंटेमिनेशन है, अर्थात यूरेनियम वो उपस्थित है जो कि परमाणु हथियार को बनाने में उपयोग होता है, उसकी उपस्थिति दर्ज की गई है। शायद आपको जानकर आश्चर्य हो और यह आश्चर्य आपका तब और भी अधिक बढ़ जाएगा जब मैं आपसे यह कहूं कि यह यूरेनियम बेसिकली हमारे किडनी से लेकर बच्चों की हड्डियों के डेवलपमेंट और साथ में इनफर्टिलिटी तक की समस्या क्रिएट कर सकता है। और यहां इनफर्टिलिटी से आशय मेरा केवल इससे नहीं है कि कुछ स्थानों पर इसका प्रभाव होगा, इसका प्रभाव बड़े स्तर पर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से देखने को मिलेगा। यह यूरेनियम बेसिकली उपस्थित है दिल्ली के ग्राउंड वाटर में। और इवन जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि यह जो रिपोर्ट है यह भारत के केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा जारी की गई है, जिसमें यह कहा गया कि रफली अराउंड 13 से 15% जो नमूने इकट्ठे किए गए हैं, यानी कि जो सैंपल्स इकट्ठे किए गए हैं, उन सैंपल्स में ना केवल यूरेनियम पाया गया है, इवन सबसे सीवियर कार्सिनोजेंस which can causes cancer also, they are also present in ground water of specifically Delhi, यानी कि सीधे सीधे तौर पर दिल्ली के ग्राउंड वाटर में इनका कंटेमिनेशन उपस्थित है। ना केवल ना केवल यूरेनियम, अपितु इसमें नाइट्रेट्स भी हैं, इसमें शीशा भी है और ये दोनों ही पोटेंशियल कार्सिनोजेंस है। और साथ में जो फ्लोराइड्स हैं इनकी उपस्थिति भी दिखाई जाती है, जो कि किडनी से लेकर अन्य जो ब्लड से संबंधित डिजीजेस हैं उनको तक इंपैक्ट करती है। इसमें यह बताया गया कि रफली अराउंड 83 से 86 प्लेसेस से दिल्ली के जो नमूने हैं यानी कि जो सैंपल्स हैं वो इकट्ठे किए गए और आउट ऑफ विच जिसमें से 13 से 15% के आसपास रफली अराउंड 30 ऐसे जो है वो 24 ऐसे जो प्लेसेस थे वहां पर यूरेनियम का कंटेमिनेशन निश्चित सीमा से अधिक पाया गया। और ये जो निश्चित सीमा है ये PPB है यानी कि पार्ट पर बिलियन है। इसकी अधिकतम सीमा 30 निर्धारित की गई है। और लेट मी टेल यू कि आगे आप इस लेक्चर में जब देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि 30 PPB यानी कि पार्ट पर बिलियन जो है यूरेनियम का होना शायद हानिकारक नहीं है, इसके ऊपर का होना हानिकारक है और इसके ऊपर पाया गया है। लेकिन शीशा जैसे तत्व जो कि बिल्कुल भी उपस्थित नहीं होने चाहिए ग्राउंड वाटर में वो भी पाए गए हैं। यह एक क्रॉनिक कंडीशन है, यह एक सीवियर कंडीशन है। आप जरा देखें कि अगर ग्राउंड वाटर में यूरेनियम की उपस्थिति होती है तो उससे क्या क्या होता है, इसके कारण क्या है, इसके बाद हम इसकी चर्चा करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर भूमिगत जल में आपको यूरेनियम की उपस्थिति दिखाई देती है तो इसका सबसे पहला इंपैक्ट तो यह आता है कि यह सीधे जो किडनी है उसे प्रभावित करता है। यह एक्चुअली में एक ऐसी भारी धातु है, एक ऐसा हैवी मेटल है जिसको शरीर से बाहर निकालने के लिए हमारी किडनियों को एक्सेसिवली लोड का सामना करना पड़ता है। इसका एक स्मॉल एक्सपोजर भी आसानी से ह्यूमंस की जो किडनीज हैं उसको इंपैक्ट कर सकता है। यह किडनी को काफी ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है। जैसा मैंने बताया कि भारी धातुओं को शरीर से बाहर निकालने के लिए हमारी जो किडनी है उसे एक्सेसिवली लोड का सामना करना पड़ता है। इसका एक्सपोजर सीवियरली डैमेज कर सकता है। लेकिन कहानी यहां तक सीमित नहीं है। यहां पर एक और ट्विस्ट तब आता है जब आप बात करते हैं ह्यूमंस की बोन्स की, खासकर बच्चों में तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट है। जहां आप पाओगे कि यूरेनियम जब पानी में डिसॉल्व होकर शरीर के अंदर पहुंचता है तो उस समय यह कैल्शियम की भांति बर्ताव करता है और बॉडी इसे अपने बोन्स में स्टोर करना स्टार्ट कर देती है। और बोन्स में स्टोर करने का सबसे पहला और सबसे घातक प्रभाव तो यह होता है कि जो बोन्स है उसका डेवलपमेंट रुक जाता है। अब सामान्य बात है, डायरेक्टली कैल्शियम अगर डिपॉजिट होगा बोन्स में, यानी कि कैल्शियम से अगर बोन्स का निर्माण हो रहा होगा तो दे कैन बी मच स्ट्रॉन्गर। बट अगर वहां पर यूरेनियम है तो जस्ट इमेजिन कि वो कंडीशन सीवियरली डैमेज कर सकती है ग्रोथ को। और कहानी यहां तक सीमित भी नहीं है। इवन अगर इसका एक लंबे समय तक एक्सपोजर रहता है, यानी कि बहुत अधिक समय तक इस रेडियोधर्मी यानी कि इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का एक्सपोजर आपकी बॉडी में है थ्रू वाटर, उस केस में यह बड़े स्तर पर कैंसर तक कॉज करने की क्षमता रखता है। जस्ट इमेजिन कि वो वाटर जिसे हम
स्वास्थ्य के लिए आवश्यक मानकर कंज्यूम कर रहे हैं वो कैंसर तक कॉज कर सकता है अगर उसमें यूरेनियम का कंटेमिनेशन हो। इसके साथ ही इससे, जैसा मैंने पहले भी बताया, कि जो रिप्रोडक्शन है, यानी कि जो इन्फेंट्स है, एक तो इन्फेंट्स पे डायरेक्ट इंपैक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इससे इनफर्टिलिटी की समस्या भी बढ़ती है, मेल हो या फीमेल हो। यहां इनफर्टिलिटी से आशा है वो कपल्स जो कि चाह रहे हैं ऑफस्प्रिंग, यानी कि चाह रहे हैं, दे आर प्लानिंग फॉर अ चिल्ड्रन, उन्हें चाइल्ड मेकिंग प्रोसेसेस या फिर चाइल्ड होल्डिंग से संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से यह तक संभावित है। अब इसके अतिरिक्त जो भूजल पाया गया है उसमें और भी कुछ चीजों का कंटेमिनेशन है। जैसे इसमें आप पाएंगे कि इसमें नाइट्रेट का भी कंटेमिनेशन है, और नाइट्रेट से सीधा सीधा बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम तक होता है। और यह लॉन्ग टर्म एक्सपोजर के साथ साथ एक सीमित समय के एक्सपोजर से भी संभव है। जस्ट इमेजिन ब्लू बेबी सिंड्रोम जस्ट बिकॉज ऑफ नाइट्रेट। और ये नाइट्रेट आते कहां से हैं? ये आते हैं एग्रीकल्चर से। वो रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक जो हम ज्यादा से ज्यादा क्रॉप उगाने के लिए खेत में डाला करते हैं। इसके साथ ही दिल्ली में शीशे का भी, यानी कि लेड का भी प्रदूषण पाया गया है, और ये लगभग 9.5% जो सैंपल्स हैं उनमें सुरक्षा सीमा से अधिक पाया गया, जबकि सुरक्षा सीमा जैसा कुछ है नहीं। यूरेनियम के लिए तो फिर भी हम कहते हैं कि 30 ppb यानी कि पार्ट पर बिलियन से अगर कम है तो वो हानिकारक नहीं है। यहां पर शीशे के लिए तो कहा गया है कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बट स्टिल वो उपस्थित है, और ये एक पोटेंशियल कार्सिनोजेन है। ना केवल कैंसर, इवन बच्चों में जो है वो ब्रेन डेवलपमेंट से लेकर जो अदर डिजीजेस हैं, इम्यूनिटी है, उसे तक कम कर देता है। अब प्रश्न ये उठता है कि एग्जैक्टली दिल्ली के इलाके में भूजल के अंदर यूरेनियम का कंटेमिनेशन आया कैसे? नाइट्रेट और नो डाउट जो फॉस्फेट की हमने प्रॉब्लम बताई वो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस से आती है, क्योंकि हम अक्सर जो रासायनिक उर्वरक या कीटनाशक उपयोग करते हैं वो पानी के साथ घुलकर जमीन के अंदर जाते हैं। बट यूरेनियम कहां से आया? तो यहां आपको समझना पड़ेगा कि यूरेनियम के पीछे का एक कारण प्राकृतिक भी है, तभी उसके लिए सुरक्षा सीमा निर्धारित की गई है कि 30 ppb से कम है तो प्राकृतिक है और इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहला रीजन तो है अरावली की सिचुएशन, अरावली का उस स्थान पर होना। दिल्ली इज एक्चुअली स्टैंडिंग अपॉन हिल्स। दिल्ली जो है कुछ पहाड़ियों के ऊपर है, और वो पहाड़ियां एक मैदान के अंदर जा चुकी हैं। आपने सुना होगा दिल्ली में रिज रोड का इलाका। दिल्ली के नीचे आपको अरावली की हिल्स मिलती हैं, और ये अरावली हिल्स काफी पुरानी हैं। ये ओल्डेस्ट काइंड ऑफ रॉक्स है, और इन रॉक्स के अंदर जो यूरेनियम है ये उपस्थित होता है बहुत कम मात्रा में इसकी चट्टानों के अंदर। अरावली की चट्टानों का निर्माण जो है वो ग्रेनाइट से हुआ है, और साथ ही इसमें जो है वो आपको नीस और सिस्ट भी दिखाई देता है। और इन जो चट्टाने हैं इनके अंदर अल्प मात्रा में उपस्थित होता है नाइट्रोजन, उपस्थित होता है यूरेनियम, और जब ये जल जो है इसके संपर्क में आता है तो इसमें ये घुलता है। लेकिन ये इतनी आसान प्रोसेस नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। यहां बीच में एक ट्विस्ट है, और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि जब जल के अंदर जो बाइकार्बोनेट्स और क्षारीय प्रकृति के तत्व हैं ये उपस्थित होते हैं, तभी यूरेनियम का डिसॉल्व होना जल के अंदर संभव हो पाता है। और दिल्ली के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो भूमिगत जल है वो रासायनिक रूप से थोड़ा सा क्षारीय है, और इसमें बाइकार्बोनेट्स की उपस्थिति ज्यादा है। अर्थात औसतन वो चट्टानें जो यूरेनियम होल्ड करती हैं वो जमीन के अंदर हैं, परंतु सामान्य तौर पर वो यूरेनियम इतना ज्यादा पानी में घुलता नहीं है, क्योंकि उस पानी की प्रकृति वैसी नहीं है। परंतु दिल्ली के पानी की जो प्रकृति है वो ज्यादा से ज्यादा जो यूरेनियम है उसके डिसॉल्व होने को सपोर्ट कर रही है। दूसरा एक बड़ा कारण यह भी है कि दिल्ली एक अर्बन एरिया है, और अर्बन एरिया में ज्यादा से ज्यादा भूमिगत जल का कंजम्पशन होता है। जमीन से पानी को ज्यादा से ज्यादा निकाला जाता है। इससे जो ग्राउंड वाटर निकल रहा है वो धीरे धीरे करके एकदम निचले स्तर से आना शुरू होता है, और बहुत निचले स्तर से आने वाला जो ग्राउंड वाटर है उसमें कंटेमिनेशन की, उसमें जो हानिकारक तत्व हैं उसके उपस्थित होने की संभावना औसतन अधिक होती है। इसके अतिरिक्त एक और प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह भी है कि चूंकि दिल्ली के आसपास के एरिया में आपको जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हैं वो ज्यादा दिखेंगी। आप दिल्ली की लोकेशन देखें, आपको एक तरफ पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश दिखाई देगा। ये सारे ही क्षेत्रों की प्रोमिनेंट जो प्रैक्टिसेस हैं विच इज एग्रीकल्चर, और इस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हम रासायनिक उर्वरकों में जो फॉस्फेट बेस्ड
उर्वरक उपयोग करते हैं, यह उर्वरक से रिच पानी जब जमीन के अंदर जाता है, अब चाहे इसमें डीएपी हो या अदर कोई भी फॉस्फेट बेस्ड उर्वरक हो, यह स्वाभाविक रूप से थोड़ा सा उसमें जो है वो यूरेनियम उपस्थित होता ही है, बहुत अल्प मात्रा में हो पर होता है। और साथ में यह जल की प्रकृति को भी इस प्रकार का कर देता है कि जमीन के अंदर का जो यूरेनियम है वो भी इसमें आसानी से डिसॉल्व हो सके। प्रॉब्लम केवल इतनी बस नहीं है, इसमें एक और पॉइंट आता है कि दिल्ली में जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसकी भी कैपेसिटी बहुत अधिक नहीं है। अब ये जो इतना सारा सीवेज है वो सीधा सीधा मिट्टी में छोड़ दिया जाता है, ग्राउंड पर डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ये रिसकर पाइपलाइनों से भी जमीन के अंदर जाता है, और ये जब रिश्ता है तो ये मिट्टी के अंदर और पानी के अंदर बाइकार्बोनेट्स के परसेंटेज को बढ़ाता है। और जैसा मैंने बताया कि बाइकार्बोनेट्स का होना जो यूरेनियम की गतिशीलता है उसको बढ़ाता है, इसके डिसॉल्व होने को पानी में बढ़ाता है, और इसके कारण वो यूरेनियम जो चट्टानों के अंदर है वो पानी में आसानी से नहीं घुलता, और इसीलिए वो सुरक्षा स्तर से कम रहता, वो अब ज्यादा घुलना स्टार्ट हो जाएगा। और ये कुछ ऐसी स्थितियां थीं जिसके कारण यूरेनियम की मात्रा दिल्ली के जल में औसत से अधिक पाई गई है। सीवियर कंडीशन है, प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है, और अभी तक जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, फिलहाल गवर्नमेंट इसके ऊपर कार्य कर रही है। कुछ ठोस इनिशिएटिव गवर्नमेंट का इसके लिए आता है तो आई विल लेट यू नो। तब तक अपने स्वास्थ्य का तो ध्यान रखें ही, और साथ ही ये जो जानकारी मैंने आपको दी ये स्पष्ट रूप से आपके जीएस वाले सेक्शन में और ऑप्शनल वाले सेक्शन में दोनों ही केसेस में इंपॉर्टेंट होगी। अगर आपका वैकल्पिक विषय ऑप्शनल है तब के केस में तो ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी ऑप्शनल की, तो हिंदी माध्यम के रिजल्ट को इंप्रूव करने में इसका एक बड़ा योगदान हो सकता है। अगर आपका ऑप्शनल विषय है ज्योग्राफी, तो दिसंबर माह का बैच स्टार्ट हो रहा है। आप मेरे लेक्चर्स यूट्यूब पर देख सकते हैं, जिससे आप आसानी से अंदाजा लगा पाएंगे कि आने वाले समय में हम किस क्वालिटेटिव मैनर में ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करने वाले हैं। एक बार सर्च करें मेरे नाम के साथ ज्योग्राफी ऑप्शनल या ज्योग्राफी के लेक्चर्स, डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड द क्वालिटी विच आई एम गोइंग टू डिलीवर यू इन अपकमिंग टाइम। 15 दिसंबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। सेकेंडली, हमारे जो प्रतिज्ञा प्लस बैचेस हैं, यानी कि हमारे फाउंडेशन बैचेस, ये वो बैचेस हैं जो आपको प्री से इंटरव्यू तक की तैयारी कराएंगे। इनमें भी एडमिशन ओपन है, टाइमली आप एनरोल कर सकते हो। और करने के लिए कुछ करना नहीं है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जस्ट क्लिक इट। आप वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, ऐप पर पहुंच जाएंगे, और वहां पर जब भी आप कोर्सेज को एनरोल करते हैं आप एक बार इस कोड को अप्लाई कर देंगे, विच इज AK लाइव कोड। आपका कॉस्ट मिनिमम हो जाएगा। मेक श्योर द कोड इज AK लाइव कोड, इस कोड के साथ एनरोल कर लेना है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, और आपके अच्छे भविष्य की मैं कामना करता हूं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।